कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 22 जून 2020 को कक्षा 12 विषय भूगोल का बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसी के सिलसिले में मैंने आपके लिए अध्याय 10 विश्व परिवहन संचार से संबंधित 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने आपके लिए बनाए हैं। इनको आप अवश्य पढ़ें, रट लें आप इनको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं एक बार सभी विद्यार्थियों की फिर से कहना चाहता हूँ कि ना ये अध्याय 4 नंबर का है, तो आप इसको अच्छे से करें और अपने 4 नंबर पक्के कीजिए। आप इन सभी प्रश्नोत्तर को पूरी तरह से याद कर लें, रट लें इनको, है ना। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि परिवहन या यातायात किसे कहते हैं। उत्तर है किसी भौतिक माध्यम के द्वारा वस्तुओं व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण आवागमन को परिवहन या यातायात कहते हैं। यह मानव द्वारा संचालित एक आर्थिक क्रिया है। यानी आपको पता है कि परिवहन के माध्यम से वस्तुओं को लाने व ले जाने का कार्य किया जाता है और परिवहन के माध्यम से व्यक्ति व्यवसाय का कार्य कर सकता है। परिवहन के माध्यम से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिवहन जाल किसे कहते हैं। किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। यानी प्रत्येक देश में आपको पता है कि परिवहन की व्यवस्था होती है। जहाँ रोजगार के साधन अधिक होते हैं, जहाँ उद्योग धंधे अधिक होते हैं, वहाँ आपको पता है कि परिवहन के साधनों की संख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि उद्योगों के समीप रोजगार के साधन होते हैं और वहाँ कच्चा माल लाने व ले जाने के लिए या तैयार माल को बाज़ारों में पहुँचाने के लिए आपको पता है परिवहन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो अब देखिए, इसमें विशेष तौर से अपने को ये ध्यान रखना है, परिवहन का जाल बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में परिवहन का जाल बहुत अधिक पाया जाता है। अब देखिए, आगे अपन देखते हैं कि परिवहन के आधुनिक साधनों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। यानी जो परिवहन के जो साधन हैं, आधुनिक साधन, वर्तमान में आपको पता है कि आज अपन जो भी है आधुनिक साधन काम में ले रहे हैं। जैसे इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। स्थल में आपको पता है क्या आता है, स्थल में आपको पता है कि रेल परिवहन आता है, सड़क परिवहन आता है। जल परिवहन में आपको पता है आंतरिक जल परिवहन, और उसी प्रकार आपको पता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना। तो आंतरिक जल परिवहन होता है, एक समुद्री जल परिवहन होता है महासागरों के द्वारा। और वायु परिवहन ये भी आपको पता है 2 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो आधुनिक बात आ रही है, तो क्वेश्चन ये है, छोटे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्थल परिवहन को अपन एक तो ले सकते हैं सड़क परिवहन और एक अपन ले सकते हैं रेल परिवहन। तो अभी जैसे यहाँ पर मैं समझाने के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि स्थल परिवहन को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्थल परिवहन को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको बताना है कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन में। और सड़क, देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए सस्ता पड़ता है और रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए सस्ता पड़ता है। और सबसे सस्ता परिवहन है ना, वो है जल परिवहन, उसमें ईंधन की खपत कम होती है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्थल परिवहन के साधनों के नाम लिखिए। अब देखो, स्थल परिवहन में अपने को लेना है, जैसे इसमें दे रखा है पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्ग। देखो, एक तो पानी की पाइपलाइन होती है ना, तेल की पाइपलाइन होती है, एक राजमार्ग होता है, सड़कें होती है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, और एक तार मार्ग होता है। तार मार्ग जानते हो आप, तार यानी तार के ऊपर भी आपको पता है कि जैसे उड़न खटोला चलता है। आप कभी माउंट आबू में जाना या पुष्कर में जाना कि पहाड़ों के ऊपर है ना उड़न खटोले चलते हैं, तो उसी को कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि महामार्ग किसे कहते हैं। महामार्ग की परिभाषा क्या है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, महामार्ग किसे कहते हैं। देखो उत्तर, देखो महामार्ग दूरस्थ स्थानों को, यानी दूर दूर के जो स्थान होते हैं ना, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है। इसमें अबाधित रूप से, अबाधित यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, इनमें स्पीड ब्रेकर नहीं बने होते। इसमें अबाधित रूप से यातायात का आवागमन होता है। अलग अलग यातायात की लेन होती है, यानी आपको पता है कि इसमें फ्लाईओवर होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बाज़ारों में या बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको पता है कि ओवर ब्रिज बने होते हैं, पुल बने होते हैं। जब अपन ट्रेन होती है, रेलवे क्रॉसिंग करते हैं, तो ऊपर से पुलिये जाते हैं, तो उनको अपन फ्लाईओवर कहते हैं। तो बिना किसी रुकावट के आसानी से आया जा सकता है। फ्लाईओवर, पुल है, दोहरे वाहन मार्ग, 80 मीटर ये चौड़ी सड़कें होती है। और ये सड़कें आपको पता है कि प्रत्येक नगर को और बंदरगाह को जोड़ने का कार्य करती है, तो उसी को महामार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 7वां है, इंसाइक्लोपीडिया 2016 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में किस देश में एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है।
तो एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई सबसे ज़्यादा है वो है चीन के अंदर। एक्सप्रेस आपको पता ही है कि बिना किसी रुकावट के होती है, जिसमें आपको पता है कि बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के आपको पता है ये हाईवे होते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको पता है इनकी लंबाई है चीन के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। उत्तर देखिए पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग यह है अलास्का के उत्तर पश्चिम से, अलास्का आपको पता है कि ऊपर पड़ता है उत्तरी अमेरिका के अंदर, अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका का, तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के चिली के सेंटियागो को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से ब्राज़ील के ब्राज़िलिया को जोड़ती है। तो ये विश्व की सबसे लंबी सड़क है। और भी मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे सकता हूँ। देखो आपने पहले के अध्याय पढ़े होंगे कि यहाँ बात देखो आ रही है दक्षिणी अमेरिका की, तो आपको पता है कि ब्राज़ील के अंदर आपको पता है कौन से ये कैंपोज घास के मैदान है, और अर्जेंटीना में आपको पता है पंपाज घास के मैदान है। शायद आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि घास के मैदान उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो अध्याय जो कृषि वाला पार्ट है उसमें इम्पोर्टेंट है ये। और उसके बाद में देखो आगे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर दक्षिण अमेरिका की जो महत्वपूर्ण नदी है वो अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग किसको किससे जोड़ता है। उत्तर देखिए यह है न्यू फाउंडलैंड प्रांत, तो ये पड़ता है आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर पड़ता है ये, उत्तरी अमेरिका में। तो न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर नगर को जोड़ता है। तो आप इसको शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं कि ये न्यू फाउंडलैंड के जो सेंट जॉन नगर है उसको ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, स्टुअर्ट महामार्ग किसको किससे जोड़ता है। तो स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटुम को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ऊना दत्ता से जोड़ता है। तो ये ज़्यादा इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन है। अभी इसको 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टुअर्ट महामार्ग किसको किससे जोड़ता है। तो ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटुम को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ऊना दत्ता से जोड़ता है। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या दे रखा है, अगर विशेष तौर से अपन पढ़ें तो देखिए विश्व के लगभग 1/3 सड़कें, यानी विश्व की लगभग आपको पता है 1/3 जो सड़कें हैं, और सड़कें लंबाई लगभग आपको पता है कि आधी मोटर गाड़ियाँ किस देश में पाई जाती है। यानी विश्व की लगभग 33% जो सड़कें हैं लंबाई की दृष्टि से वो किस देश में पाई जाती है, और आधी मोटर गाड़ियाँ किस देश में पाई जाती है। तो अमेरिका में देखो, अमेरिका में आपको पता है कितनी है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अमेरिका में 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्वी भाग में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग कौन सा है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो, पिट्सबर्ग, ये सारे आपको पता है औद्योगिक वाले क्षेत्र आ जाएंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूर्वी भाग है उसमें औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण परिवहन जाल बिछा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे अधिक विकसित होते हैं, है ना, वहाँ नगरों का भी विकास होता है, तो वहाँ परिवहन के साधन अधिक पाए जाते हैं। अभी राजस्थान में अगर अपन बात करें, जैसे बड़े बड़े महानगर देख लो आप, जैसे जयपुर है, जोधपुर है ना, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और वैसे अगर भारत में बात करें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो वहाँ आपको पता है ये अधिक पाए जाते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन है 12वां, किस देश में महामार्गों का घनत्व ऊँचा है। तो महामार्गों का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वह है अमेरिका में, जहाँ आपको पता है कि 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी आप देख लो कि अमेरिका में जो महामार्ग है ना, वो प्रत्येक स्थान से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पूछ सकते हैं कि किस देश में महामार्गों का घनत्व सबसे ऊंचा है, तो आपको बताना है अमेरिका, जहां 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ विश्व में सबसे अधिक महामार्गों का घनत्व उच्च स्तर पर पाया जाता है। और यहाँ बात अमेरिका की आ रही है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अमेरिका में मतलब मानचित्र में पूछ सकते हैं, अमेरिका में आपके अंदर न्यूयॉर्क है, शिकागो है, वाशिंगटन है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सेंटियागो, है ना, सेंटियागो आपको पता है। और उसके बाद में आगे देखो, प्रश्न नंबर 13 है, किस महाद्वीप में सड़कें ही एकमात्र परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। ये तो आपको पता ही है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ संसाधन बहुत कम है। और आपको पता है कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में 70% भूभाग ऐसा है जहाँ जनसंख्या पाई नहीं जाती है ना, संसाधनों की कमी के कारण। तो अफ्रीका में धरातली विषमता के कारण वहाँ परिवहन, आपको पता है कि सड़कें ही एकमात्र परिवहन का साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रश्न नंबर 14 है क्रिस क्रॉस किसे कहते हैं, या क्या है, या पूछ सकते हैं कि क्रिस क्रॉस से क्या तात्पर्य है। उत्तर है चीन में 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, यहाँ महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं, वे देश में क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, यानी एक दूसरे को काटते हैं। और यह वियतनाम के समीप, वियतनाम आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, म्यांमार के जस्ट नीचे, वियतनाम के समीप शंघाई को बीजिंग से जोड़ता है, शंघाई को बीजिंग से, शंघाई बीजिंग आपको पता है चीन में है। नवीन महामार्ग, एक नवीन महामार्ग है, उसका नाम है जो चेंगडू को लासा से जोड़ता है। तो ये क्रिस क्रॉस का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसका उत्तर ये देना है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अपन बड़े पढ़ रहे हैं, पर हाँ ये भी ध्यान रखना कि इस पार्ट में से बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। इसका डिवाइडेशन किससे हो सकता है, 1 + 1 + 1 + 1, यानी 4 नंबर का चैप्टर है ये, तो इसको टुकड़ों में डिवाइडेशन करके भी इसका प्रश्न दिया जा सकता है। और टुकड़ों में ही देते हैं क्योंकि 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक एक नंबर के हिसाब से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15 कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको पता ही है सड़कें कितने प्रकार की होती है, जैसे कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें, ठीक है ना, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। और भारत का आपको पता है कि अगर अपन बात करें तीसरा स्थान है, भारत में 14.6 लाख, यानी आप देख लो कि अधिकतम देख लो आप कि 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, ठीक है ना। तो सभी सड़कों की अगर लंबाई की बात करें तो 33 लाख किलोमीटर है, कितनी है, 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। और यहाँ बात पूछी जा रही है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। और पक्की सड़कों की लंबाई कितनी है, वो है 14.6, यानी अधिकतम 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें। और अगर पूछ ले भाई कुल सड़कों की लंबाई कितनी है टोटल, तो वह है 33 लाख, यानी 33 लाख किलोमीटर। तो ये अपने को पता होना चाहिए। और अब देखिए अगले अपन प्रश्न नंबर 16 प्रश्न की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर जो 16 है इसके अंदर क्या दे रखा है कि भारत में कुल कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो भारत में कुल कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है वो देखिए आप। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, किसको किससे जोड़ता है। तो अब देखो ये इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो आती है कि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग क्या आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। तो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, 230 है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। हमारे सिलेबस के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 विषय भूगोल राजस्थान बोर्ड की बुक में ये दे रखा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है ना। इसमें अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है NH 7। या मान लो ये पूछ लेते हैं कि ये किसको किससे जोड़ता है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी को। यह पूछ सकते हैं कि भारत में कुल कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपको बताना है 230 राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में दे रखा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना क्या है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर हम भारत के मानचित्र के अकॉर्डिंग पढ़े हैं तो आप देख लो कि यह उत्तरी कॉरिडोर, यानी ये भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम से जोड़ता है। भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। कैसे, देखो इसे पूर्व में आपको पता है कि असम के अंदर पड़ता है सिलचर, तो असम के सिलचर को जोड़ता है किससे, ये पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से। और उत्तर में आपको पता है कश्मीर को जोड़ता है, कश्मीर जम्मू कश्मीर का भाग है, उत्तर में कश्मीर को जोड़ता है दक्षिण में कन्याकुमारी से। इनका निर्माण और रखरखाव, यानी आपको पता है ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना है, इन महाराजमार्गों का जो निर्माण है या इनकी जो देखरेख है या इनका रखरखाव है वो कौन करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। और ये आपको पता है कि ये द्रुतगामी सड़कें होती है बड़ी तीव्र गति से, है ना, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी अवरोध के। और इसमें 6 लेन या 8 लेन की सड़कें होती है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 18 है, सीमावर्ती सड़कों से क्या तात्पर्य है। तो सीमावर्ती सड़कों से क्या तात्पर्य है वो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। अब मैं इसका आपको बता सकता हूँ, जैसे आज हमारा भारत है, भारत के आसपास की सीमावर्ती सड़कें कौन सी है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है। जैसे भारत में आपको पता है पाकिस्तान से लगती है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, है ना, म्यांमार, ये सब आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहलाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ये सड़कें आपको पता है कि सुदूर यानी दूर दूर के जो क्षेत्र हैं उनमें जो रहने वाले लोग हैं, है ना, रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने, है ना, और प्रतिरक्षा यानी सुरक्षा से संबंधित सामग्री प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज देश की जितने भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उनमें आपको पता है कि ये सड़कें सभी देशों में
आसपास की बॉर्डर के आसपास जो गांव होते हैं या वहाँ पर सैनिकों के जो शिविर होते हैं, उन सैनिकों के लिए गांव में वस्तुओं को पहुँचाने के लिए बनाई जाती है, सुरक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, इंजन और वाष्प चालित प्रथम इंजन का आविष्कार किसने किया, है ना। तो इंजन का आविष्कार किसने किया, है ना, और वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो इसका उत्तर है कि इंजन का जो आविष्कार है, इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार किया था 1769 में। और वाष्प से चलने वाला, वाष्प जानते हो आप, भाप से चलने वाला इंजन जो है, उसका जो आविष्कार है वो सबसे पहले किसने किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। कब किया था? 1814 यानी 1814 के अंदर जॉर्ज स्टीफेंस ने वाष्प से चलने वाले या भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। तो ये छोटे क्वेश्चन में है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो कि संसार की पहली रेलगाड़ी कब व किसके बीच चली है। यानी यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि विश्व की जो पहली रेलगाड़ी है वो कब और किसके बीच चली थी। उत्तर देखिए 27 सितंबर 1825। 27 सितंबर 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन और डर्लीगटन के मध्य इंग्लैंड में चली। तो सबसे पहले कहाँ चली थी? ये इंग्लैंड में चली थी, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 21, भारत में प्रथम रेल कब व किसके बीच चली। तो आपको बताना है भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी, उस राज्य का नाम था महाराष्ट्र। और आपको पता है कि 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर की लंबाई में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। मुंबई से ठाणे के बीच। अब देखिए मुंबई आपको पता है कि सूती वस्त्रों की राजधानी भी है, और दूसरा आपको पता है कि मुंबई बंदरगाह भी है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, रेल की पटरी को चौड़ाई के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। यानी जो रेल की जो पटरियाँ होती है उनको चौड़ाई के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए इसमें दे रखा है उत्तर, देखिए 4। कौन कौन सी? एक तो होती है ब्रॉड गेज बड़ी लाइन। अभी जैसे हमारे यहाँ पर जो भी पटरियाँ बनी हुई है, अधिकांश आपको पता है ब्रॉड गेज और बड़ी लाइन की ही पटरियाँ हैं। इनकी चौड़ाई होती है कितनी? इनकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। ये है ना पटरी की चौड़ाई है, तो सबसे बड़ी होती है। दूसरी होती है मीटर गेज या छोटी लाइन, ये 1 मीटर चौड़ी होती है। और तीसरा है नैरो गेज या सक्रिय लाइन, है ना, नैरो गेज या सक्रिय लाइन, इसकी चौड़ाई होती है 0.762 मीटर। और लास्ट में चौथे नंबर पे है लिफ्ट गेज, है ना, इसकी चौड़ाई होती है 0.610। ये तो आपको पता है नहीं के बराबर हो गई है ना। लिफ्ट गेज और नैरो गेज, इनकी जो मात्रा वो बहुत कम हो चुकी है। वर्तमान में आपको पता है ब्रॉड गेज और मीटर गेज का भी धीरे धीरे अब आपको पता है प्रकोप कम हो रहा है। ब्रॉड गेज को बढ़ाया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल तो बिजली से चलने वाली ट्रेनें भी आ गई है, आपको पता है। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व में मानक रेल लाइन का उपयोग कहाँ होता है। मानक रेल लाइन, तो विश्व में जो मानक रेल लाइन है उसका उपयोग होता है कहाँ पर। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? ये आपको पता है ब्रिटेन में चलाई जा रही है, और इसकी चौड़ाई है आपको पता है 1.44 मीटर, यानी 1.44 मीटर इसकी चौड़ाई है, और ये मानक लाइन है। छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां, विश्व का संगतम रेल तंत्र किस महाद्वीप में पाया जाता है। यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ सबसे ज़्यादा संगन, यानी संगनता का मतलब था पास। जैसे आपने देखा होगा कि मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, तो संगन होता है गुच्छे के समान। तो ये इनके कहने का मतलब यही है कि विश्व का संगतम जो रेल तंत्र है वो किस महाद्वीप में पाया जाता है। वो पाया जाता है यूरोप महाद्वीप में। और कितना है वो? 121,000 किलोमीटर, 121,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में रेल घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ रेलों का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। उसमें देखें उत्तर है बेल्जियम में। आपको पता है यूरोप में पड़ता है ये। तो बेल्जियम में रेल का घनत्व कितना है? रेलों का घनत्व है सर्वाधिक, 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। यानी 6.5 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। और ये जो औद्योगिक प्रदेश में ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह औद्योगिक प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलता है।
जहाँ कहीं भी उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है या इंडस्ट्रियाँ होती है, अपन इसको कह सकते हैं, वहाँ आपको पता है कि रेल का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। और औद्योगिक प्रदेशों में ये सर्वाधिक देखने को क्यों मिलता है? इसके पीछे मैंने अभी आपको कारण भी बताए थे। वहाँ रोजगार के साधन होते हैं, बेहतर सुविधाएं होती है ना, वस्तुओं को लाने व ले जाने के लिए, कच्चा माल लाने व ले जाने के लिए, बाज़ारों तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए, है ना, रेल परिवहन की या सड़क परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। तो रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए सस्ता पड़ता है, लंबी दूरी के लिए महंगा पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 26 है, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से रूस का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से रूस का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है, आपको पता है कि रूस का तीसरा स्थान है। और कितने किलोमीटर लंबाई की यहाँ पर रेल मार्गों की लंबाई है? 87,000 किलोमीटर। तो रेल मार्गों की लंबाई है रूस में 87,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 27वां है कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र किस महाद्वीप में है? छोटा क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र किस महाद्वीप में है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उत्तरी अमेरिका में विश्व का कुल रेल मार्गों का 40% पाया जाता है। यानी उत्तरी अमेरिका में आप देख लो कि विश्व का जो कुल रेल मार्ग है ना, उसमें आपको पता है कि अकेले उत्तरी अमेरिका में 40% सबसे अधिक रेल मार्ग का तंत्र पाया जाता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। देखिए इसमें आगे दे रखा है प्रश्न नंबर 28 में, कनाडा के 2 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम लिखिए। कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है कनाडा, राजधानी इसकी ओटावा है। तो कनाडा में आपको पता है एक तो है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, और दूसरा है ट्रांस नेशनल रेल मार्ग। तो ये छोटे क्वेश्चन में है कि कनाडा के 2 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। तो अपने को ये 2 बता देने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां। अगले क्वेश्चन में है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसको किससे जोड़ता है? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किसको किससे जोड़ता है? तो अब देखिए इसमें उत्तर है कि ये आपको पता है पूर्व में हैलिफैक्स है। तो आपको पता है ये जो हैलिफैक्स है ना, हैलिफैक्स पड़ता है किधर? हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर के मॉन्ट्रियल विनिपेग होते हुए वैंकूवर को जोड़ता है। यानी अटलांटिक महासागर के तट पर पड़ता है ये हैलिफैक्स, और ये यहाँ से शुरू होता है, आगे मॉन्ट्रियल ओटावा होते हुए आपको पता है विनिपेग, आगे वैंकूवर तक जाता है, और वैंकूवर आपको पता है प्रशांत महासागर के तट के किनारे है। तो ये छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो किसको किससे जोड़ता है। शॉर्ट में भी आप याद कर सकते हो कि ये पूर्व में हैलिफैक्स को, पश्चिम में किससे जोड़ता है? वैंकूवर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 30वां कि भारत का विश्व में और एशिया महाद्वीप में रेल मार्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में और एशिया महाद्वीप में रेल मार्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर देखिए कि भारत का अगर विश्व में अगर अपन बात करें तो भारत का विश्व में चौथा, रेल मार्गों की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का? विश्व में चौथा। और एशिया में कौन सा है? एशिया में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और अगर हम बात करें कि भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई है 67,312, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 67,312 किलोमीटर। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में है कि अफ्रीका के रेल मार्गों को स्पष्ट कीजिए। यानी अफ्रीका में आपको पता है कहाँ कहाँ पर रेल परिवहन का कार्य है या कहाँ कहाँ रेल लाइन बिछी हुई है। तो देखिए कुल लंबाई अगर अपन बात करें तो अफ्रीका में 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। और अफ्रीका में अभी मैंने आपको बताया संसाधनों की कमी है, जनसंख्या भी आपको पता है कि दूसरे महाद्वीपों की बजाय कम है, क्षेत्रफल खूब बड़ा है। तो यहाँ आपको पता है कि जहाँ जहाँ उद्योग विकसित हुए ना, जैसे यहाँ पे तांबा निकलता है, तांबा, जाम्बिया कटंगा तांबा पेटी, हीरा, सोने की खानों के आसपास में आपको पता है कि रेल परिवहन को बढ़ावा मिला है। अकेले दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है 31,000 किलोमीटर यह रेल मार्ग आपको पता है जाम्बिया कटंगा तांबा पेटी को जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है प्रिटोरिया को केपटाउन से जोड़ता है। और प्रिटोरिया को केपटाउन से जोड़ता है और इसे ब्लू ट्रेन भी कहते हैं। अब ये छोटे क्वेश्चनों में पूछ सकते हैं, बाकी बड़े क्वेश्चन में इतना इसका कोई खास नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ खनिज उपलब्ध होने के कारण ही यहाँ रेल परिवहन को बढ़ावा मिला है। अन्यथा अगर यहाँ खनिज नहीं पाए जाते तो रेल मार्गों का विकास करना संभव नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है कि किन्हीं 4 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए,
पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तीसरा है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी भी है, मध्य भी है और दक्षिणी भी है। तो उत्तर, मध्य और दक्षिणी 3 है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और इसको पार महाद्वीपीय क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये महाद्वीप के आर और पार जाता है, यानी महाद्वीप के आर पार जाता है और एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 33, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? यह है किसको किससे जोड़ता है, उसकी लंबाई व स्थापना लिखिए। यानी विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा? अभी मैंने आपको बताया था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9560 किलोमीटर, 9560 किलोमीटर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1891 में, और 1905 में ये बन करके तैयार हो गया। यह बाल्टिक सागर के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग को, है ना, बाल्टिक सागर के तट पर सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर के तट पर व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। और यह महाद्वीप के आर पार जाता है। यह एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय देशों को जोड़ता है। यह रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को को जोड़ता है। यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े, अब आपको पता है कि हमारे यहाँ पर सर्दी के मौसम में साइबेरियन पक्षी आते हैं, है ना, सारस आते हैं, तो ये यहीं से आते हैं। तो आपको पता है साइबेरिया आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, पर इस रेल मार्ग के कारण आपको पता है कि साइबेरिया के आर्थिक विकास में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग को स्पष्ट कीजिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो देखिए, यह रेल मार्ग अटलांटिक महासागर के तट के किनारे, तो ये आपको पता है अटलांटिक महासागर के तट के किनारे जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क को शिकागो से, शिकागो आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है ये, तो न्यूयॉर्क को शिकागो से प्रशांत महासागर के तट के किनारे सिएटल को जोड़ता है। कुल लंबाई है इसकी 6100 किलोमीटर, और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है ये। पूछ सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग आपको पता है शिकागो, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है, मिशिगन झील, 20 मार्ग को जोड़ता है। पिट्सबर्ग नगर विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है। जैसे हमारे भारत में लोहा इस्पात के प्रसिद्ध केंद्र है ना, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग विश्व प्रसिद्ध लोहा इस्पात का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मध्यवर्ती, जो मध्य यानी बीच का, तो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है? यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क नगर को, यह आपको पता ही है अटलांटिक महासागर के तट के किनारे, न्यूयॉर्क नगर को प्रसिद्ध बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को जो कि आपको पता है कि प्रशांत महासागर के तट के किनारे, तथा मिसौरी नदी के तट के किनारे ओमाहा नगर रॉकी पर्वत के दर्रे से होकर, है ना, सॉल्ट लेक सिटी से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? सॉल्ट लेक सिटी से जोड़ता है। और आगे ये कहाँ जाता है? आगे जाता है ये कैलिफोर्निया की हरी भरी घाटी तक पहुँचता है। तो ये इसमें अपने को पता होना चाहिए। अब देखो, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मानचित्र में पूछ सकते हैं ये कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है, शिकागो कहाँ है, सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है, ये कई बार आपको पता है मानचित्र में पूछे जा चुके हैं, तो आप सतर्क रहें। और देखो, मैं साथ साथ आपको मानचित्र भी बता देता हूँ, अगर इसमें प्रश्न मानचित्र का भी आता है तो। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है? अब अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग यानी महाद्वीप के आर पार जाता है, तो यह रेल मार्ग जो है ये आपको पता है पूर्व में सिडनी, तो आपको पता है सिडनी को दक्षिण पश्चिम में पर्थ से जोड़ता है, ठीक है ना, तो ये सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। यह रेल मार्ग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ध्यान रखना ये एक प्रकार की ये पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया की, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करके मर्रे डार्लिंग, यहाँ की एक प्रसिद्ध नदी है मर्रे डार्लिंग, तो डार्लिंग नदी होकर के ये कहाँ जाता है? ये जाता है पोर्ट अगस्टा पहुँचता है। और आगे यह विश्व के प्रसिद्ध सोने की खान, है ना, तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो सोने की खान है कालगुरली और कुलगार्डी होते हुए ये आपको पता है कि एक समुद्री बंदरगाह है पर्थ, उसको जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग से क्या तात्पर्य है? यह पूछ सकते हैं कि ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग किसको किससे जोड़ता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें है उत्तर है, यह रेल मार्ग पेरिस को म्यूनिख से,
है ना। तो ये पेरिस को आपको पता है कि म्यूनिक से जोड़ता है, ये यूरोप के अंदर आते हैं। पेरिस को म्यूनिक से, फिर वियना, फिर बेलग्रेड, और बेलग्रेड से आपको पता है आगे जाता हुआ ये कहाँ जाता है, इस्तांबुल को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, इस्तांबुल को। और वर्तमान में आपको पता है कि इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस्तांबुल को आपको पता है भारत, बांग्लादेश, है ना, आगे ये प्रस्तावित है। भारत को फिर बांग्लादेश रेल मार्ग द्वारा ये अभी वर्तमान में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग से क्या तात्पर्य है, या किसे कहते हैं, या किसको किससे जोड़ता है। तो आपको बताना है पेरिस, म्यूनिक, वीना, बेलग्रेड, इस्तांबुल को ये जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए अपन अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38वें क्वेश्चन में देखिए कि केप काहिरा रेल मार्ग को स्पष्ट कीजिए। तो केप किसको कहते हैं, दक्षिणी अफ्रीका की जो राजधानी है केप टाउन, सबसे दक्षिण में पड़ती है केप टाउन। और काहिरा आपको पता है मिस्र की राजधानी है, तो इसलिए ये बताइए। तो केप काहिरा रेल मार्ग में देखो, यह रेल मार्ग मिस्र में, मिस्र आपको पता है कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है नील नदी, वो मिस्र में ही है। तो मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित नगर बंदरगाह, नगर भी है ये और बंदरगाह भी है, जिसका नाम है काहिरा। काहिरा को दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन नगर से जोड़ने की योजना बनाई गई है। यानी ये आपको पता है कि केप टाउन को किससे जोड़ेगी, काहिरा से। और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 14,000 किलोमीटर। यह रेल मार्ग दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, और यह रेल मार्ग प्रिटोरिया को जोड़ती है। यह रेल मार्ग दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग और किम्बरले में आपको पता है सोने की खानें होते हुए केप टाउन तक जाता है। अफ्रीका का मध्यवर्ती भाग ऊंची नीची पहाड़ियों के कारण अविकसित है। यह रेल मार्ग मिस्र, सूडान, जिम्बाब्वे आदि को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने जो पिछला टॉपिक आया था उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 39, विश्व का सबसे व्यस्ततम नदी जलमार्ग कौन सा है। आपको मैं बता देता हूँ कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जलमार्ग कौन सा है। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2019 में पूछा गया था। और ये यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे व्यस्तम नदी जलमार्ग कौन सा है। तो वह है राइन नदी जलमार्ग। कौन सा है, राइन नदी जलमार्ग। और ये जो राइन नदी है ना, ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड से होकर के ये गुजरती है। और आपको पता है कि इसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है रूर नदी। तो रूर आपको पता है कि कोयला क्षेत्र है। रूर क्या है, कोयला क्षेत्र है और बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला बहुत अधिक मात्रा में निकलता है और इसके आसपास में आपको पता है उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला है। आगे अपन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40। देखिए अगले क्वेश्चन में है कि जल परिवहन की समस्याएं लिखिए। तो देखो लाभ तो जल परिवहन के बहुत सारे हैं, परंतु समस्याएं भी है। यानी समस्या का दूसरा नाम हो सकता है हानि लिखिए, दोष लिखिए। तो अपने को ध्यान रखना ही है। उत्तर देखो, नदियों में रेत के निक्षेप की समस्या। जब आपको पता है कि वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु के समय आपको पता है कि नदियों में जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में आपको पता है कि नदियों में जो रेत होती है, रेत आपको पता है कि नदी के तल को क्या करती है, नदी के तल को ऊपर ला देती है, जिसके कारण नदी में जल की मात्रा कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जहाज़ों को आने जाने में परेशानी होती है, जहाज़ नीचे बैठ जाते हैं। नदियाँ आपको पता है कि दूसरी बात है कि शुष्क ऋतुओं में नदियाँ सूख जाती है, सर्दी के मौसम में या शीत ऋतु में नदियाँ जम जाती है, तो जिससे जल परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है ना। तो जल परिवहन का जो कार्य है वो मौसमी परिवहन ही संभव होता है, क्योंकि नदियाँ आपको पता है कि गर्मी आते आते या ग्रीष्म ऋतु आते आते नदियों में पानी की कमी आ जाती है, जिसके कारण उनमें जल परिवहन का कार्य नहीं हो सकता। तो कई कारण है, जल परिवहन की कई समस्याएं हैं, समस्या भी कह सकते हो, दोष है, हानियाँ है ना। तो ये अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 41, आंतरिक जल परिवहन किसे कहते हैं। तो आंतरिक जल परिवहन किसे कहते हैं, देखिए उत्तर है कि आंतरिक जल परिवहन महाद्वीपीय या स्थलीय भागों में नदियों, नहरों और झीलों से होकर जाता है। तो नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा और झीलों के माध्यम से आंतरिक जल परिवहन का कार्य किया जाता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था, नदियाँ तो जैसे मिस्र की नील नदी है ना, या भारत में गंगा, कई प्रकार की, मतलब उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नदियों में आंतरिक जल परिवहन का कार्य होता है। नहरों में भी होता है, जैसे सुएज नहर, पनामा नहर के बारे में मैंने आपको बताया था। बड़ी बड़ी जो झीलें हैं, झीलों में भी आंतरिक जल परिवहन का कार्य होता है ना, जहाज़ों के माध्यम से, स्टीमर के माध्यम से। इनमें आपको पता है कि ये जो नहरें होती है या नदियाँ होती है, झीलें जो होती है, इनमें कहीं पर आपको पता है इनकी गहराई कम होती है या पर्याप्त मात्रा में पानी की कमी होती है, कहीं ढाल कम पाया जाता है। तो ऐसे में आपको पता है आंतरिक जल परिवहन में समस्या पैदा होती है। तो आंतरिक जल परिवहन की मैंने आपको बताया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 42, यूरोप के आंतरिक जलमार्गों को स्पष्ट कीजिए। यानी यूरोप आपको पता ही है, यूरोप
जिसमें आपको पता है कि यूरोप जो महाद्वीप है इसके जो आंतरिक जलमार्ग है, अभी मैंने आपको बताया था कि आंतरिक जलमार्ग में क्या क्या आते हैं, नदियाँ, नहरें, झीलें। तो देखिए, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो अटलांटिक महासागर है और जो भूमध्य सागर है उसमें गिरने वाली जो नदियाँ हैं, यूरोपीय देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। तो यूरोप के जो देश है ना, उनको आपको पता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा देती है। देखो, उत्तर में राइन नदी अभी मैंने आपको बताया भी था कि विश्व की सबसे व्यस्तम नदी जलमार्ग है। राइन नदी, सी नदी, पो नदियाँ, और दक्षिण में नीपर, निस्टर, डॉन, डैन्यूब नदियाँ, है ना, ये सब आपको पता है। उसी प्रकार कैस्पियन सागर में गिरने वाली वोल्गा नदी में जल परिवहन का कार्य किया जाता है। राइन नदी जर्मनी, नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। रूर नदी राइन में मिल जाती है। ये एक संपन्न कोयला प्रदेश है, तो ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो भाग है उसमें आंतरिक जल परिवहन कहाँ होता है। उत्तरी अमेरिका में जो झीलें नहीं है, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हारून झील, इरी झील, है ना, ये सब झील, इनको अपन महान झील के नाम से भी पुकारते हैं, महान झील भी कह सकते हैं इनको। तो अब देखिए, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हारून झील, इरी झील से सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने तक तथा मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो नदियों में आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में जल परिवहन का कार्य किया जाता है। इन्हें महान झील भी कहते हैं। और ये आपको पता है कि औद्योगिक नगरों को जोड़ती है। जो भी औद्योगिक प्रदेश है जहाँ उद्योग धंधे विकसित हुए हैं उनको ये जोड़ने का कार्य करती है। कनाडा में मैकेंजी और ओटावा नदियों में जल परिवहन का कार्य होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महान झील क्या है, यह पूछ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक जलमार्ग है उनको स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसके रूप में इसका उत्तर देना है। आप स्क्रीनशॉट के रूप में या वीडियो को रोक करके आप प्रश्न को उत्तर को समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, एशिया के आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो एशिया के आंतरिक जलमार्ग, है ना, ऐसे कौन कौन से नदियाँ हैं जिनमें आपको पता है एशिया में आंतरिक जलमार्ग का कार्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखो, चीन में यागटी सिकियांग, हुआंगहो, इरावती, मीनाम नदियाँ नौगम्य हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो, ये वैसे इसमें छोटा क्वेश्चन ही आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, तो आप लिख सकते हो। जैसे ऐसे तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। भारत में ये सारी नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो एशिया महाद्वीप में आपको पता है कि विशेष तौर से कुछ नदियाँ ऐसी है जो साल भर बहती है। कुछ नदियाँ आपको पता है ग्रीष्म ऋतु आते थे सूख जाती है। कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती है। कुछ नदियों में आपको पता है कि गाद मिट्टी यानी अवसाद की समस्या रहती है, जिसमें जल में आपको पता है कि मिट्टी की मात्रा बढ़ने के कारण जल का लेवल कम हो जाता है, तो उनमें जल परिवहन का कार्य नहीं होता है। कुछ ही नदियाँ हैं, इसीलिए इसमें बता रखा है कि चीन में याकटी, सिकियांग, हांगो नदियों में ही जल परिवहन का कार्य होता है, नौगम्य है। अगला क्वेश्चन देखो, 45वां है, स्वेज नहर व पनामा नहर में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, 4 नंबर के प्रश्न में ये पूछ सकते हैं। जैसे इसमें देखो, सबसे पहले स्थिति और अवस्थिति है, लंबाई चौड़ाई है, प्रभावित देश और विशेषता है। तो इनको 1+1+ करके 4 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं। ये उत्तर देखो, स्थिति व अवस्थिति, यह नहर विश्व आपको पता है मिस्र में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पूछ सकते हैं कि स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। और इसका निर्माण आपको पता है कृत्रिम तरीके से किया गया है, कृत्रिम यानी मानव के द्वारा निर्मित है। 1859 में आपको पता है कि ये बनना प्रारंभ हो गई थी। और ये किसके निर्देशन में, एक फ्रांस का इंजीनियर था, उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसप्स के निर्देशन में ये प्रारंभ हो गई थी। 1869 में आपको पता है कि इसका उद्घाटन हुआ। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 162 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है। प्रभावित देशों में अगर अपन बात करें तो उत्तम आशा जो अंतरिक्ष मार्ग है, कौन सा, उत्तम आशा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में लिवरपूल व कोलंबो के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। यानी इस नहर के निर्माण के कारण लिवरपूल व कोलंबो के बीच 1600 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। 1956 में मिस्र की सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। और यूएनओ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने भी इसके ऊपर क्या दे दी, सहमति दे दी है। विशेषता में इस जलयान से आपको पता है ये जो जलमार्ग है इसमें 100 जलयान यानी 100 जहाज आते हैं और जाते हैं प्रतिदिन। उत्तरी अमेरिका, यूरोप से सऊदी अरब, ईरान, भारत, चीन, जापान, थाईलैंड तक जलयान इसी मार्ग से गुजरते हैं। और विश्व का जो सबसे लंबा समुद्री जलमार्ग है ना, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, स्वेज नहर से हिंद महासागर तक जाता है। स्वेज नहर से हिंद महासागर तक जाता है, इसे भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग भी कहते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है कि विश्व का सबसे लंबा समुद्री जलमार्ग कौन सा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये इसके अंदर ही प्रश्न बन चुका है, स्वेज नहर के अंदर ही, तो पर अपने को पढ़ना है और अच्छे से। अब देखिए, स्वेज नहर के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ पनामा नहर के बारे में।
तो सुएज नहर तो मिस्र में है ही है। अब पनामा नहर की बात करते हैं। ये पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित है। इसमें भी देखो सबसे पहला पॉइंट है स्थिति और अवस्थिति। यह है पूर्व में अटलांटिक महासागर, यानी जो पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो पूछ सकते हैं कि पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है। इस नहर का निर्माण उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य में किया गया है, यानी जो उत्तरी अमेरिका है और जो दक्षिणी अमेरिका है उसके मध्य में किया गया है। इसका आपको पता है उद्घाटन हुआ था 15 अगस्त 1914 को। अब बात आ रही है जल बाधक। अब जल बाधक, ये बाधक किसको कहते हैं, यानी जिस स्थान पर इस नहर का निर्माण किया गया ना वहाँ पर्वतीय भूभाग है, यानी पर्वत को काट करके इस पनामा नहर का निर्माण किया गया है। तो अब देखो यहाँ पनामा थल संयोजक की भूमि पर्वतीय थी। इस बाधा को दूर करने के लिए नहर में कई स्थानों पर लॉक्स बनाए गए हैं, है ना, यानी लॉक्स बनाए गए हैं और उन लॉक्स के माध्यम से जहाज़ को आगे बढ़ाया जाता है। इस नहर का निर्माण आपको पता है कि पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नहर में कोलोन के बीच, पनामा नहर है ना उसमें कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। इसमें 6 जल प्रबंधक तंत्र है। कितने? 6 जल प्रबंधक तंत्र। तो उनमें आपको पता है कि 3 लॉक्स हैं, गातून लॉक, पेट्रोमिकेट लॉक, मीरा फ्लोर लॉक। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जल बाधक के अंदर आपको ये लिखना है। और इसी प्रकार आपको पता है मीरा फ्लोर लॉक पनामा नहर में कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। 85 वर्ष तक आपको पता है अमेरिका का इसके ऊपर अधिकार था। उसके बाद में सन 2000 के बाद में इसके ऊपर किसका अधिकार हो गया? पनामा नहर का। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें 82 किलोमीटर लंबी है, 12 किलोमीटर, है ना, 12 किलोमीटर अत्यधिक गहरी कटान युक्त है, यानी है तो 12 किलोमीटर लंबी है, वैसे लंबी नहीं है, लंबाई तो कुल 82 किलोमीटर है, परंतु 12 किलोमीटर अत्यधिक गहरी लंबी कटान युक्त है। और चौड़ाई की बात करें तो 12 मीटर चौड़ी है ना। ये जो न्यूनतम गहराई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 90 मीटर है। प्रभावित देशों की बात करें तो न्यूयॉर्क है, सैन फ्रांसिस्को के मध्य की जो दूरी है इस नहर के बनने से आपको पता है कि 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो और विशेषता में पढ़ते हैं कि इसमें आपको पता है जो जहाज़ है वो पर्वतीय भूमि को पार करके जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 46वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो तीनों महाद्वीपों में मैंने आपको शॉर्ट रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर देखिए, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये जो 3 देश है ना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इनमें आपको पता है अमेजन नदी, प्लाटा नदी, पराग्वे नदी। और जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका में आपको पता ही है नील नदी और नाइजर नदी। इसमें देखो थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी। और ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है उसका नाम है मर्रे डार्लिंग नदियों में आंतरिक जल परिवहन का कार्य होता है। तो ये वे नदियाँ हैं जिनमें आपको पता है कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में आंतरिक जलमार्ग वाले भाग है जहाँ नौगम्य होता है। अब देखिए उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 47 के अंदर। देखिए प्रश्न नंबर 47 है कि संसार का सबसे लंबा समुद्री व्यापारिक मार्ग व प्राचीन विश्व का हृदय स्थल किसे कहते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप कि संसार का सबसे लंबा समुद्री व्यापारिक मार्ग व प्राचीन विश्व का हृदय स्थल किसे कहते हैं। तो उत्तर है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग विश्व की 75% जनसंख्या की सेवा करता है। यह जलमार्ग प्राचीन विश्व का हृदय स्थल कहा जाता था। यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों, भूमध्य सागर, लाल सागर, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाणिज्य, पशुपालन, अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को जोड़ता है। स्वेज नहर के निर्माण से पहले यह कोलंबो, है ना, कोलंबो व लिवरपूल को जोड़ता था। मैं नहीं आएगा इसमें, कोलंबो व लिवरपूल को जोड़ता था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें डबल प्रिंट हो गया है तो अपने को ये ध्यान रखना है। तो इसको शॉर्ट रूप में पढ़ना है। तो प्राचीन विश्व का हृदय स्थल किसे कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है अपने को। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग को 75% जनसंख्या की सेवा करता है और ये पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को भूमध्य सागर, लाल सागर, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, वायु परिवहन का महत्व और दोष लिखिए। देखो महत्व का दूसरा नाम होता है विशेषता, लाभ है ना, वो भी अपन कह सकते हैं। दोष का मतलब हानियाँ है ना, तो दोष का हानियाँ है, समस्याएं हैं, ये भी हो सकता है। 20वीं शताब्दी के बाद में वायु परिवहन का महत्व बढ़ गया, इसलिए वर्तमान युग को हवाई युग के नाम से जाना जाता है। पूछ सकते हैं ये हवाई युग किसे कहते हैं। उसके बाद में आप पता है कम समय में ये अधिक दूरी तय कर सकता है। महत्व की बात करें, कम समय में अधिक दूरी तीव्र साधन है। प्राकृतिक आपदाओं के समय, बाढ़, भूकंप के समय उपयोगी है। हिम क्षेत्रों, पर्वतों, विषम मरुस्थलों, भूसंकलन, भारी हिमपात के कारण वायु परिवहन सर्वाधिक उपयोगी है। हानियों की बात करें, महंगा साधन है ये वायु परिवहन। हल्की व कीमती व शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हीं का परिवहन हो सकता है। हवाई अड्डे बनाने पड़ते हैं इसके लिए, अत्यधिक खर्चीला है और अधिक से अधिक आपको पता है किसकी आवश्यकता पड़ती है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है।
तो ये वायु परिवहन के महत्व और दोष है। तो घुमा कैसे भी पूछ सकते हैं, महत्व की बजाय विशेषता पूछ सकते हैं, लाभ पूछ सकते हैं, है ना, दोष के बजाय हानियाँ पूछ सकते हैं, समस्या पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा वायुमार्ग कौन सा है। उत्तर है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो। यानी ये न्यूयॉर्क को किससे जोड़ता है, न्यूयॉर्क को जोड़ता है टोक्यो से। न्यूयॉर्क पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टोक्यो पड़ता है जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि साइबर स्पेस क्या है। साइबर स्पेस विद्युत कंप्यूटरीकृत संचार का साधन है, जैसे इंटरनेट आपको पता ही है, आज का युग इंटरनेट का युग है, सारे के सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हो रहा है, इसमें ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन, रेडियो, टेलीविज़न, आधुनिक संचार प्रणाली है, इसलिए इसे परिवहन से ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। यानी आज पूरा संसार है ना हमारी मुट्ठी में है। यानी आपको पता है पूरा विश्व एक गाँव बन चुका है। यानी हम दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, है ना, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तकनीकी का उपयोग आपको पता है सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, व्यवसायिक कंपनियां, शिक्षण संस्थाओं, जहां आपको पता है कि सेना उपलब्ध नहीं है, मान लो आसपास की बॉर्डर पे, तो जहां सेना उपलब्ध नहीं है, असैनिक क्षेत्रों में या जहां वन का विनाश हो रहा है, उन क्षेत्रों को ढूंढने में आपको पता है कि तकनीकी साधनों को काम में लिया जा रहा है ना, इंटरनेट के साधनों को काम में लिया जा रहा है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 51, ये लास्ट प्रश्न है। देखिए संचार के व्यक्तिक और सार्वजनिक साधन कौन कौन से हैं। तो व्यक्तिक साधन देखिए कि संचार के व्यक्तिक साधन कौन कौन से हैं जो अपन खुद स्वयं काम में लेते हैं। देखिए सबसे पहले मोबाइल है ना, और मोबाइल के बाद में ईमेल है, इंटरनेट है, फैक्स है, टेलीफोन, पत्र आदि, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सब तो क्या है, ये व्यक्तिक साधन है। और आज आपको पता ही हमारे शरीर के अंग बन चुके हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा इनका यूजेबल हो रहा है और इनके लाभ भी है तो हानियाँ भी खूब है। सार्वजनिक साधन की बात करें तो देखिए रेडियो है, टेलीविज़न है, जीपीआरएस है ना, जीपीआरएस। उसके बाद में जीपीएस है। जीपीआरएस आपको पता है जो नेट अपन काम में लेते हैं। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, तो ये अपने को ध्यान रखना है। जीपीएस समाचार पत्र है या पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, सम्मेलन है, ये सब हो जाएंगे सार्वजनिक, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, और आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपको और ये प्रश्नोत्तर अवेलेबल करवाने हैं या नहीं। तब तक के लिए